सो बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट एंड डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी सॉलिड के केस का एग्जांपल हम लेते हैं और सॉलिड के केस की ही स्टडी करते हैं, नॉट उसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। उस केस की स्टडी अगर हम करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली फिक्स्ड होते हैं और जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं वो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब क्या होता है कि सॉलिड में इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो थर्मल मोशन करते रहते हैं और जब वो थर्मल मोशन करते हैं तो वन इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद क्या होता है, इनका कोलिजन इस तरह से होता है कि जो उनकी स्पीड होती है ना बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन। उनकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, बिफोर और आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। अब क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी होता है आफ्टर कोलिजन, ये क्या होता है, वो रैंडम होता है, मतलब टोटली क्या होता है, रैंडम होता है। रैंडम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि किसी गिवन टाइम पर इनका कोई भी प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होता। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी का कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फाइनली क्या हुआ कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नो नेट करंट सीन इन द कंडक्टर और सॉलिड। क्लियर स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है तो उस टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एसिलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो एसिलरेशन होता है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। गाइज यू नो दैट ये क्या होता है कि सिंस इन इमीडिएट आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होती है, रैंडम होती है। इनकी वेलोसिटी रैंडम होने की वजह से इनका जो कोलिजन होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक अनदर पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिससे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वुड हैव टू स्पेंड मोर देन either more than relaxation time or less than the relaxation time। अब क्या होगा कि उस टाइम ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना एक एवरेज स्पीड से क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो एवरेज स्पीड आती है ना गाइज वो इंडिपेंडेंट ऑन द टाइम होती है। ओके और दो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड और इंडिपेंडेंट ऑन द टाइम होती है। ये वेरी सरप्राइजिंगली होता है। ये जो फिनोमिना होती है उनको हम ड्रिफ्ट कहते हैं और जो एवरेज वेलोसिटी अटेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस तरह से क्या होता है, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होता है विच इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसका मेजर आपको निकाल कर दिखाता हूँ, मतलब इसका डेरिवेशन मैं कराता हूँ। तो आप देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है ना। मान लिया कोई कंडक्टर है, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और मान लिया कि u1 इज द इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड u2 मान लेते हैं ऐसे, u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, u3 मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डैश डैश अगर मान लेते हैं ui, ऐसे मान लिया हमने, ui इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स हमने ऐसे ले लिया i इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n तक है। हमारे पास कितने आइटम्स हैं, n तक है। ठीक है ना। ui इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ith इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इनका कैलकुलेशन करते हैं, हमने आपसे कहा था कि केस 1 अगर हम ले लें, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो हमने आपसे कहा था कि इन अ कंडक्टर ये जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या कहते हैं, ड्यू टू थर्मल मोशन इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होने के बाद वेलोसिटी क्या होती है, एज इट इज बिफोर कोलिजन, एज इट इज होती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। अब उसकी वजह से क्या होता है कि इनका कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होता और ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है, नेट जो स्पीड हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, वो क्या होती है, जीरो होती है। इस तरह से अगर एवरेज स्पीड आप निकालें इस तरह से 1/n ऐसे कर लें, i इक्वल टू 1 to n, ui इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा।
कब होगा कि जब इसमें ये कोई फील्ड अप्लाई नहीं होती है, ठीक है ना। अब मान लिया कि दूसरी जो केस हम स्टडी कर रहे हैं, केस 2 में देखो आप, केस 2 में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, और माना कि जैसे v1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और इन टाइम इंटरवल t1 मान लें, और v2 जो है फाइनल स्पीड ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन टाइम t2 मान लें, एंड डैश डैश ऐसे मान लें, vi मान लें इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम ti ऐसे मान लें, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई 0 के कितने नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक्सेलरेट होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका एक्सेलरेशन मैंने आपसे बताया था, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस ई कैपिटल ई बाई एम। दैट मीन्स जो होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इतना एक्सेलरेशन क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा। अब मान लिया कि v1 v2 v3 vi ये फाइनल वेलोसिटी है टाइम t1 t2 एंड ti तक। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स क्या कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आप निकालें तो आपका क्या होगा कि सिंस वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस at होता है, ठीक है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो देयरफॉर v ऐसे कर देंगे v1 इक्वल टू u1 प्लस a t1 होगा, और v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा u2 प्लस a t2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आप निकालते हैं vi अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा ui प्लस a ti होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि इन दोनों को अगर हमें सबका हम समेशन निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी मतलब जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है आपकी, इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी आपका, इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un होगा, और एवरेज निकालेंगे तो बाई n होगा, प्लस a कॉमन ले लो ऐसे t1 प्लस t2 प्लस डैश डैश tn बाई n होगा, ठीक है ना। और इस तरह से हमने आपसे कहा था कि देखो ये वाला टर्म आप लिख सकते हो vi जो एवरेज होगा ऐसे हो जाएगा 1 बाई n समेशन i इक्वल टू 1 टू n ऐसे कर लो, और ui होगा प्लस इसको ऐसे कर सकते हो a, और इन टर्म को कर सकते हो रिलैक्सेशन टाइम। दैट मीन्स क्या होगा कि ये इक्वेशन 2 होगा, ये इक्वेशन 2 होगा। और आपने जो फर्स्ट रिलेशन में आपने देखा था, जो आपका फर्स्ट रिलेशन आया था, वहां पर क्या था, यूजिंग रिलेशनशिप फर्स्ट एंड 2 अगर आप करें तो जो vi जो होगा इसका जो एवरेज आएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका इस तरह से a टाउ आएगा। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। मैंने आपसे कहा था ना कि रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वुड हैव टू स्पेंड मोर देन टाउ या लेस देन टाउ, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब क्या हुआ कि रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि सिंस एक्सेलरेशन इतना होता है तो फाइनल जो होगा vi इसका जो एवरेज होगा ये क्या होगा माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ होगा, ठीक है ना। और यही जो एवरेज स्पीड अटेन करता है इस टाइम में, वही उसकी क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड होती है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये जो वेलोसिटी अटेन करता है उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। मैंने आपसे बताया था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो होता है ना, नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो टर्म होता है हमारा, फाइनली इस टर्म को हम कह सकते हैं, फाइनली ये जो टर्म होगा हमारा, यही जो एवरेज स्पीड होगी, यही क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई कैपिटल ई
अपॉन m इंटू टाउ होगा। और देखो वेरी सरप्राइजिंगली ये जो एवरेज स्पीड है वो टाइम इंटरवल के क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे अनदर टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया, क्या है वो, रिलैक्सेशन टाइम है। ये जो है इंडिपेंडेंट vd जो होती है इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑन टाइम इंटरवल। हर एक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया या मेजर हो गया फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं आपको कैलकुलेट करा के दिखाता हूँ ड्रिफ्ट करंट। देखो जो सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना, ये जो फिनोमेना होती है वो ड्रिफ्ट होती है। सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। और इस टाइम जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट को हम कैलकुलेट करने के लिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रिफ्ट करंट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर मैं आपको रिलेशन मतलब ओम्स लॉ को डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ ड्रिफ्ट करंट क्या होती है। ड्रिफ्ट करंट, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट करंट आईडी से ही डिनोट करते हैं। ये जो होती है आईडी से, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। पहले मैं आपको मैनुअली ऐसे बता दूं, करंट निकालने के लिए मैनुअली बता दूं ड्रिफ्ट करंट कैसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैनुअली आपको बताता हूं, बड़ा इजी होगा। जो देखो नीचे से ऊपर ऐसे जाएंगे, करंट इजी इक्वल टू होता है Q बाई टी होता है, Q बाई टी होता है। और जो चार्ज होता है Q इक्वल टू N इंटू ई होता है, N इंटू ई होता है। तो बाई टी हो जाएगा, एक एक स्टेप ऐसे ऊपर चलते जाओ आप, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो तो क्या होगा कि n इक्वल टू n बाई वी होता है। n बाई वी की जगह पे a इंटू एल होगा, ठीक है ना। a इंटू एल होगा, n बाई a इंटू एल की जगह पे, लेंथ की जगह पे वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। तो फाइनली जो हो जाएगा आपका n इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू n बाई ए वी डी इंटू टी होगा। तो n निकाल सकते हो, स्मॉल n ए वी डी इंटू टी होगा। तो क्या कहते हैं कि यहाँ से देखो n की जगह पे आप रख लो ये n ए वी डी इंटू टी होगा, इंटू ये e होगा अपॉन टी होगा। तो ये i होगा, ये वी डी है तो इसलिए आई डी लिखा जाता है, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ई ए वी टी होगा, ठीक है ना। या आप ऐसे याद कर लो ड्रिफ्ट करंट के लिए आई एक निमोनिक्स है, आई वी वीना आंटी, आई वीना याद कर लो। तो आई वीना मतलब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे ये निकल जाएगा। अब मैं इसको सिस्टमेटिक डेरिवेशन इसका करा रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि माना कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस तरह से। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और वीडी स्पीड से ये मूव कर रहे हैं। तो अब मान लो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हमने टाइम ले लिया। ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हमें देखना है कि नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया नॉर्मल टू द फील्ड कितना होगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है ना। अब एन हमें निकालना है। ऑल्सो से n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा, n बाई वॉल्यूम के केस में इसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस एरिया इंटू एक्स होगा। मतलब n बाई ए इंटू एक्स ये वी डी इंटू डेल्टा टी होगा, वी डी इंटू डेल्टा टी होगा। तो इस तरह से जो n हमारा निकलेगा, n निकलेगा, n फाइनली कितना निकलेगा, स्मॉल n इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी निकलेगा, ठीक है ना। ये आपका निकलेगा क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकलेंगे। तो टोटल जो चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो निकलेगा आपका Q इक्वल टू एन की जगह पे ये वैल्यू रखें एन ए वी डी और इंटू डेल्टा टी इंटू ई होगा, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब हमें निकालना करंट निकालना है। सिंस वी नो दैट करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। सिंस आपका जो करंट हुआ इस तरह से, सिंस I इक्वल टू होता है डेल्टा Q बाई
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो अभी आपका चार्ज कितना आया था, ऐसे चार्ज निकला था आपका एन ई और ए वी डी इंटू डेल्टा टी था, बाई डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी। तो ये जो करंट होगी इस टाइम जो होगी डेल्टा टी से कैंसिल आउट होगी, तो यही जो करंट होगी ये क्या होगी, ड्रिफ्ट करंट आईडी होगा, क्या होगा, एन ई ए वी डी होगा, ठीक है ना। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ कभी भी आपको करना है तो V इक्वल आई आर आपको नहीं प्रूव करना, आपको क्या प्रूव करना है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड J इज द करंट डेंसिटी था, ठीक है ना। तो चलो इसको प्रूव करके दिखाते हैं। अभी जस्ट हमने करंट के लिए क्या प्रूव किया, जो हमारा करंट था I इक्वल टू एन ई ए वी डी था, इसको इक्वेशन 1 मान लें। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या प्रूव किया था, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ये हमने प्रूव किया था, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि इन दोनों का यूज कर लेते हैं यूजिंग 1 एंड 2। अगर हम इनका यूज करते हैं तो आई डी जो होगी आपकी गिवन बाई एन ई ए वी डी की वैल्यूज इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ होगा। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम इंटू टाउ होगा, आई डी होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि देखो ये आपका रिलेशन आ गया, मान लो थर्ड आ गया, ठीक है ना। हमें पता है कि देखो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। करंट ये आ गया, सिंस वी नो दैट जो करंट डेंसिटी होती है ये क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया होती है, आई बाई ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करंट पर यूनिट एरिया निकाला जाएगा ये कहते हैं, इसका अगर यूज करें यूजिंग रिलेशनशिप थर्ड को अगर हम यूज करते हैं तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, देखो ए को यहाँ से डिवाइड कर दो तो आई डी बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगी करंट डेंसिटी, ठीक है ना, ये आपकी होगी करंट डेंसिटी। और ये इक्वल आई डी बाई ए कर लिया तो इस साइड क्या बचेगा, एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टाउ आएगा, ठीक है ना, ये रिलेशन आएगा। अब क्या है कि देखो आप अब ऑलमोस्ट आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब डेरिवेशन जो है ओम्स लॉ का हो गया। तो J इक्वल टू आपका हो जाएगा, ऐसे कर लें, एन ई स्क्वायर एम इंटू टाउ कर लें इंटू ई। अगर ये जो टर्म हमारा जो आता है कंडक्टिविटी को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो टर्म हमारा क्या आएगा, कंडक्टिविटी मान है, कंडक्टिविटी ठीक है ना। दैट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा एन ई स्क्वायर एम इंटू टाउ। तो क्या होगा कि हमारा ये जो रिलेशन आपका फाइनली आ जाएगा, तो फाइनली ये जो रिलेशन हमारा आएगा, देखो J इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसकी जगह पे सिग्मा रख देंगे, सिग्मा इंटू ई। और यही क्या होता है, मैंने आपसे कहा था ये ओम्स लॉ का एक फॉर्म होता है। तो इस तरह से ओम्स लॉ क्या हो गया, इससे हमने डिराइव कर लिया। और देखो थोड़ी सी और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बता दो। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्या है कि जैसे सिग्मा को हमने माना, सिग्मा इज इक्वल टू, ऐसे हमने मान लिया सिग्मा को, जो हमने माना सिग्मा एन ई स्क्वायर ई बाई एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ। तो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा एम ओवर एन ई स्क्वायर इंटू टाउ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जब हम रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी में आपको बताऊंगा तो वहाँ पे इस रिलेशन का यूजेस होंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस को कैसे ग्रुपिंग करते हैं, फिर रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, फिर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है ना। ओके।